क्लास 10 से 11 में जाने वाले बच्चों, हम लोग जैसा कि आपने देखो पिछले वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, फिजिक्स पढ़े क्या होता है, उसके बेसिस पे यूनिफिकेशन पढ़े, रिडक्शनिज्म पढ़े और उसके सारे थ्योरीज को बताया गया है एक एग्जांपल को लेकर कैसे कैसे उनको यूज करते हैं और जितने भी थ्योरीज प्रूव होते हैं, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उन सभी पे यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म का खास महत्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखिए बच्चों अभी क्या करेंगे, हम लोग कल आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज दिखाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटी दिखाए होंगे और जिससे बोले होंगे कि उसका यूनिट क्वांटिटी का एक अपना महत्व है, उसमें यूनिट क्वांटिटी का अपना महत्व है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स हो गया था, फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वैसा नेचुरल फिनोमेना जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं फिजिकली या मोर स्पेसिफिकली बोले कि उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, वैसा नेचुरल फिनोमेना जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जिसको क्वांटिटी प्रोवाइड किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे दूरी एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं मीटर्स में। समय नेचुरल फिनोमेना है लेकिन उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं सेकंड्स में, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग यूनिट्स पढ़े थे, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ चुके थे। सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई ये सब पढ़ चुके थे। क्यों आया था, क्यों बना, इसलिए पढ़ लिए। इंडिया में ऐसा ही होता है, ये भी पढ़ लिए थे। मेट्रिक यूनिट क्या होता है, नॉन मेट्रिक यूनिट क्या होता है, ये भी पढ़ लिए थे। ओके, तो आज हम लोग आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स जो थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थे उसको डिफाइन करते हैं। तो उसकी यूनिट क्वांटिटीज किसको डिफाइन किया है हमने, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे 1 मीटर। ठीक है, जो कि लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो 1 मीटर मतलब मीटर का मतलब 1 मीटर, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो साइंटिस्टों ने इसको ऐसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया, डेफिनेशन एक लॉ है दोस्तों। कुछ बातें हम लोग यहाँ सुन लेते हैं जो आगे भी काम आएगा, या कभी नोट्स में लिख सकते हो मेरी बातों को अपने लैंग्वेज में। जैसे लॉ क्या होता है, तो लॉ वो चीज है जो कि बदल नहीं सकता और जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर सिंपली एक बात है, इंडिया में अगर कोई अमेरिका से अगर इंडिया में आता है तो उसको इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, उसको चाहे पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, उसको फॉलो करना है लॉ, which does not change for you or anybody, वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा, that is for law। और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। लॉ एक ऑब्जर्वेशन होता है जिसको ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट लोग लॉ निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन। इसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है, वो तो नेचर में ऐसा होता है। ओके, थ्योरम का एक, जैसे लॉ ऑफ थ्योरम का प्रूफ होता है। लॉ के हेल्प से हम कुछ चीजें जो प्रूफ करते हैं उसको थ्योरम बोलते हैं। ओके, 10th में आपने ड्यूटी की थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम वो प्रूफ किया गया है, तो जो प्रूफ करके निकाला जाता है एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं थ्योरम। ओके, सो ये सारी बात आप ये जितना भी ये छोटा टर्म है, अगर आपको दिमाग में रहे तो आप, जैसे हम लॉज बता रहे थे तो अब ये ना पूछे कि सर इसका प्रूफ क्या है, हाँ वो बात अलग है, कुछ लॉज का प्रूफ भी आ जाता है बाद में। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे लेंगे, बट जनरली लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए अब ये डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशन पर डिफाइन किया गया है। 1 मीटर कोई लॉ नहीं है, इसको डिफाइन किया गया, हमने डिफाइन किया है। देयर इज अनदर डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन किया, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अपने तरीके से। इसको कैसे डिफाइन किया गया दोस्तों, so it is defined as distance traveled by light in 1/298,792,458 सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 मीटर। दोस्तों देखिए, जैसे लाइट अवेलेबल है, क्या
कि क्या लाइट अवेलेबल है? क्या लाइट का स्पीड होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। लाइट का स्पीड होता कितना है? आप बोलोगे 3 × 10⁸ नहीं, उतना नहीं होता। एग्जैक्टली लाइट का स्पीड देखो तो 299 792 एंड 458 मीटर पर सेकेंड। So yes, so this is basically the speed of light exactly। अब हम लोग 3 × 10⁸ बोलते हैं, बट ये ठीक है, तो ये है उसका स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें अगर इतने समय में अगर वो लाइट जितना ट्रेवल किया होगा कितना होगा? 299 792 458। स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं फ्रेंड, ये आता है। तो जो डिस्टेंस निकालेंगे वो c × t, डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा स्पीड × टाइम होता है। तो स्पीड कितना हो गया और टाइम कितना है? 1/299 792 458। ये था मीटर पर सेकंड और ये था सेकंड, तो बचा कितना? 1 मीटर। इसको डिफाइन किया गया दोस्तों 1 मीटर। तो फ्रेंड्स इसको क्या किया गया कि लाइट को देखा गया कि लाइट इतने देर में, इतने सेकंड में कितना दूर चला गया, उसको डिफाइन करके रख दिया गया IPWM में। दोस्तों IPWM बहुत ही यही वो जगह है जहां पे हर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को रखा गया हुआ है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट IPWM। तो वहां पे ये स्पीड ऑफ लाइट इतने देर में, मतलब कितने देर में? इतने देर में कितना चल गया, इसको फिक्स करके रख दिया गया वहां पे कि आज से यही 1 मीटर होगा, ठीक है, और दुनिया को मानना है 1 मीटर यही होगा। तो 1 मीटर जब पता चल गया तो हम 10 मीटर भी जान सकते हैं, 100 मीटर भी जान सकते हैं। तो 1 मीटर दोस्तों पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो ये यूनिट क्वांटिटी है, ये 1 मीटर। ओके, सो अब ना व्हाट इज इनवेरिएबल, हमने ये भी बताया था आपको कि इट फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इनवेरिएबल एंड अवेलेबल। तो जिससे हम निकाल रहे हैं क्या वो अवेलेबल है? हाँ, लाइट तो अवेलेबल है हमारे पास। दूसरा इनवेरिएबल, मतलब हमने एक बार ये डिफाइन कर दिया, उसका वैल्यू किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा दुनिया में कहीं भी। इज दिस ओके? ये बात ध्यान रखिए, इनवेरिएबल एंड इनवेरिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसको लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं। नोट में आप इसको नोट में लिख सकते हैं, नोट में नीचे में कभी ऐसे करके, जब भी नोट बोले तो आप ऐसे नोट लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो okay, see, once defined the unit quantity, it should not change, it should not change at any circumstances, in any circumstances, this property is called invariability। ओके, लिखिए। The way the unit is defined
that must be available, and this property is called availability. ठीक है, ठीक है। तीसरा नोट और देखिए नीचे में, all fundamental quantities should be invariable and available. Okay, so now, so ये हो गया दोस्तों मीटर का डेफिनेशन। आपको जब नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ मास। व्हाट इज मास? इसको कैसे डिफाइन किया गया? इट इज डिफाइंड एज certain mass of platinum, iridium cylinder is kept at IBWM is considered to be 1 kilogram. ओके, आर्बिट्ररीली इसको डिफाइन किया गया। हालांकि मास का डेफिनेशन अब जाके चेंज हुआ है कुछ साल पहले, 7 साल पहले, बट हमारे बुक में अभी यही है, हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, सो सर्टेन मास ऑफ प्लेटिनम रीडिंग सिलेंडर काट के आर्बिट्ररीली इसको रख दिया गया और इसको बोला गया कि 1 केजी, इसका मास 1 केजी, और ये कभी बदलेगा नहीं। तो मुझे 1 केजी मिल गया तो हम दुनिया में 10 केजी, 100 केजी, 50 केजी जो भी हो वो निकाल सकते हैं। ओके, सो ओके, नाउ हम ये तो क्या वेट का, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इसको जंग नहीं लगेगा, अरे प्लैटिनम का बना हुआ है तो इसको ये मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो लॉस होता है, इसीलिए मास का डेफिनेशन बदला गया है, बट क्वांटिटी नहीं बदला है। क्वांटिटी 1 केजी जितना था उतना ही आज भी है। ठीक है, खैर जो हमारे बुक में है हमको वही करना है कि सर्टेन मास ऑफ प्लेटिनम रीडिंग सिलेंडर इज केप्ट एट IBWM इज कंसीडर्ड टू बी 1 किलोग्राम। ठीक है, आपके घर में जो 1 केजी का वो आता है, मेजर इसको बटकरा बोलते हैं, वो बटकरा भी मतलब जितना 1 केजी है वो 1 केजी वो होगा। ठीक है, और फिर उससे हम लोग कई सारा वजन मेजर कर सकते हैं। ओके, ये हो गया मास। नाउ 1 सेकंड 1 किलोग्राम डिफाइन कर लिए, 1 मीटर डिफाइन कर लिए। नाउ सेकंड के बारे में लिखें। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, बट देयर इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी होता है कि कोई भी जैसे कोई भी मेटल है अगर रेडियो एक्टिव होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहेंगे इसमें से, और ऐसे बॉडी को हम लोग रेडियो एक्टिव बॉडी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने शायद। तो देखिए, तो एक रेडियो एक्टिव मेटल है CS133। ठीक है, CS133, सीजियम बोलते हैं इसको, सीजियम 133 लिखवा देंगे आपको, पहले समझ लीजिए सीजियम 133। ठीक है, तो अब जब ये रेडिएट करता है ना, कोई भी एलिमेंट अगर रेडिएट करता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और उसके कन्फर्मेशन चेंज होते रहते हैं। जैसे ये अगर रेडिएट करेगा तो ये कुछ ना कुछ ये रेडिएट करके कुछ एनर्जी रेडिएट करके ये CS हो सकता है कुछ भी ट्रांजिशन बन जाए, कोई भी ट्रांजिशन। ठीक है ना, कोई अलग जैसे इसका सपोज करिए एटॉमिक नंबर ये है तो मास नंबर में चेंज हो गया कुछ भी,
मतलब ये सीजीएम से सीजीएम ही रहेगा, बट उसका सपोज 132 आ गया मान लीजिए, ऐसा होता नहीं मान लीजिए। तो ये कुछ जैसे जो भी रेडिएट, जैसे आप ना न्यूक्लियर फ्यूजन में पढ़ोगे U235, वो रेडिएट करके वो जैसे U236 है, वो रेडिएट करके क्या बन जाता है U235, ठीक है। और U235 फिर से रेडियो एक्टिविटी करके फिर बन गया पोलोनियम। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गए, सॉरी ये 133, और ये मतलब जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे यूरेनियम ये है 92 और ये 236, जब ये रेडियो एक्टिविटी कर लिया, अब ये हो गया 235, सर्टेन रेडियो एक्टिविटी होता है, आप लोग पढ़ोगे आगे जाके। उसके बाद फिर और रेडियो एक्टिव कर दिया तो ये बन गया पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम से फिर और कुछ रेडियम, क्रिप्टन, ये सारी चीजें बदलते रहते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपना कन्फिगरेशन, अपना प्रॉपर्टी बदलता रहता है बार बार, ठीक है। और एक जगह जाके जब पूरा एनर्जी रेडिएट कर देगा उसके बाद जाके वो स्टेबल बन जाएगा, बट वो बहुत सालों में होता है। ओके, खैर ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात हमको तो मेरे लिए जो काम का विषय है वो है सीजियम 133। तो सीजियम 133 भी रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इसमें जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, इसकी रेडियो एक्टिविटी में एक ट्रांजिशन लिया गया है, मतलब सीजियम से सीजियम 133 का कोई भी ट्रांजिशन लिया गया, तो इस पे तो क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा एनर्जी। अगर वो एनर्जी रेडिएट करता है दोस्तों, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे करता है। आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आगे। ये जो रेडिएट करता है, देखो ये टाइप एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तो बहुत सारे वेवलेंथ्स निकलते हैं, ठीक है। तो इसी में यानी कि यहां से जब इस ट्रांजिशन पे गया तो ये 1 2 3 4 वेव निकला। तो इसी में दोस्तों इसको डिफाइन ऐसा किया गया कि जब ऐसा ऐसा किसी ट्रांजिशन में, जो सिलेक्टेड ट्रांजिशन था उसमें 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0 6 3 1 7 7 0 इतने टाइम पीरियड्स, मतलब ये एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों, आपने वेव पढ़ा होगा पहले, तो ये एक इसको यहां से आने में एक टाइम पीरियड लगता है और इस लेंथ को डेल्टा बोलते हैं। 1 2 3 4, तो इतना आर्बिट्रेरी लिया गया है दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं फिक्स कितना टाइम रुक गया, आर्बिट्रेरी हो गया, रुक जाओ, इसको 1 सेकंड मांगेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों समय का निर्माण किया गया, ठीक है। तो सीजियम, जब सीजियम के एक ये इस ट्रांजिशन के बीच में अगर इतने रेडिएशन निकल गए, मतलब इतना वेव निकल गया, तो उसको हम लोग बोल दिए क्या, इसको हम 1 सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको डिफाइन करके लिखा हुआ है, आप लिखना शुरू करें। सेकंड डेफिनेशन में है सीजियम 133 एटम, सीजियम 133 एटम emits electromagnetic radiation, लिख देते हैं। सीजियम 133 एटम emits electromagnetic radiation of several wavelengths okay, a particular radiation is selected, which corresponds
which corresponds to the transition between the two hyperfine levels of ground state CS 133. ओके, और देखिए दोस्तों, each radiation has a time period of repetition of certain characteristic. The time duration in, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, इतना बड़ा फिगर है 199,192,631,770, ये जो मैंने आपको बताया टाइम पीरियड of the selected transition is defined as 1 second. देखिए मैंने आपको बताया सिलेक्टिव ट्रांजिशन मतलब कि जैसे कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना, जैसे यूरेनियम 236 से 235 आया, इसको ट्रांजिशन 2, तो ये दो ट्रांजिशन हुआ इसका। उसी तरीके से सीजियम को मैंने बताया दो ट्रांजिशन के बीच में एक रेडिएशन निकला, तो उस रेडिएशन में इतने टाइम पीरियड्स जब निकल जाएंगे तो उसको क्या डिफाइन कर दिया गया आर्बिट्रेरली 1 सेकंड। दोस्तों अभी इसको ध्यान करके मेमोराइज कर ले, ठीक है, कोई खास बात नहीं इसमें आपको बस यही है कि 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है, और कोई खास बात नहीं है। इसको डिफाइन करके फिर आईपीडब्ल्यूएम में इसको रख दिया गया कि 1 सेकंड, हमारा जो 1 सेकंड होता है ना, उस 1 सेकंड में उस सीजियम 133 की जो सिलेक्टेड स्टेट ट्रांजिशन स्टेट थे उन दोनों के बीच में इतने टाइम पीरियड्स निकल जाएंगे, ठीक है, तो उसको डिफाइन कर दिया गया आर्बिट्रेरली, मतलब कैसे भी करके, मतलब एक बार डिफाइन कर दे तब तो हम आगे बढ़े। तो उसी तरह लेंथ को डिफाइन कर दिया गया, मास को डिफाइन कर दिया गया और टाइम को डिफाइन कर दिया गया दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, सो फ्रेंड्स हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग 1 मीटर देख लिए कैसे डिफाइन होता है, 1 केजी देख लिए कैसे डिफाइन होता है, 1 सेकंड देख लिए कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। एक और देख लीजिए केल्विन, जैसा कि आपको पता है केल्विन क्या होता है, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेंपरेचर, आपने पढ़ा होगा बट इसके बारे में पता नहीं होगा कैसे डिफाइन होता है। केल्विन को डिफाइन करते हैं कैसे, इट इज 1/273.16 टाइम्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब दोस्तों ये क्या है ट्रिपल पॉइंट, ये आपको भी नहीं समझ में आएगा, समय के साथ आगे समझ में आएगा ये सब। वैसे देखिए क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो स्टेट है जहां पे वाटर तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड
गैस, वो तीनों स्टेट में मौजूद होगा। वैसे पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आता है 273.16 केल्विन। तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे 273.16 इंटू 273.16 को जब डिफाइन काटेंगे तो बचेगा 1 केल्विन। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लिए कि हम लोग 1 केल्विन को कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम वहां पे देखेंगे। अब आपके पास फ्रेंड्स और बचेगा, चलिए एक और डिफाइन कर लेते हैं, मोल। शायद वो आपको पता हो, लिख सकते हैं आप लोग, ओके। मोल, तो 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज 6.022 into 10 to the power 23 atoms या मॉलिक्यूल। आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको समझ आएगा कि टेबुलेटर नंबर पे बोलते हैं। खैर, अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर इतना नंबर ऑफ एटम है या मॉलिक्यूल है, उसको बोलेंगे हम लोग 1 मोल। ये डिफाइन किया गया है इसको, तो हम लोग 1 मोल भी देखिए। अब दोस्तों आपको आएगा 1 एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट का मापक है, और 1 कैंडला जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ये दोनों दोस्तों लोग बाद में देखेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे, 12th में ये दोनों आपको आएगा, ओके। तो अभी तक हम लोग क्या क्या डिफाइन कर लिए? 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड और 1 केल्विन और 1 मोल डिफाइन कर लिए। मतलब इन सारी क्वांटिटीज का यूनिट क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों के पास हम लोग अपने फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन के तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशन क्या है? इट इज एन ओल्डेस्ट नोटेशन टू राइट एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। एक नोटेशन है जो पहले आया था, जिसमें हम लोग सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करते थे। तो ये कोई खास बात नहीं है, मतलब एक नोटेशन जिसको पहले साइंटिस्ट लोग यूज किया करते थे। तो कई बार सवाल इससे पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए डायमेंशन को कैसे, उसके सिंबल्स को देखेंगे, वो देखिए जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट मतलब कौन यूनिट? एसआई यूनिट। हम लोग एसआई यूनिट ही पढ़ते हैं इंडिया में, हम लोग आज की बात की एसआई यूनिट ही पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट डायमेंशन, उसका डायमेंशन क्या होगा, ओके। तो देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और उसका डायमेंशनल नोटेशन क्या होता है? आप ऐसे तरह डायमेंशन नोटेशन लेंगे। डायमेंशन नोटेशन क्या होता है? डायमेंशन नोटेशन क्या होता है? एल, ठीक है। फिर आता है मास। मास का यूनिट क्या होगा? ऐसे यूनिट केजी, और उसका डायमेंशन नोटेशन है एम। याद कर रखिए दोस्तों, ये कैपिटल लेटर्स में है, स्मॉल में नहीं। नोटेशन है तो नोटेशन का एक तरीका भी है। आफ्टर दैट सेकंड मतलब टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ओके। फिर आता है टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। के से क्यों करते हैं? टी से क्यों नहीं करते? क्योंकि टी से टाइम रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट हो गया मोल।
कई बुकों में MOL भी होता है, गलत नहीं, वो भी सही है, इसको रिप्लेस करते हैं MOL से, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका जैसे एम्पियर, और इसको I से डिनोट करते हैं और A से डिनोट करते हैं, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। एंड आफ्टर दैट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सेम होता है कैंडला, और इसको CD से डिनोट करते हैं। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए हर हाल में, तो इसको ये टेबल बना लीजिए और टेबल बना के इसको याद कर लीजिए, ये वंस फॉर ऑल आपको काम आएगा। ओके, आप पॉज करके लिख सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं, जैसे आपने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायरेक्शन हम लोग देखिए, ठीक है सारे का। एक आध एग्जांपल देखते हैं डिराइव्ड का, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है, मान लीजिए डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, अगेन ये डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज राइटिंग फिजिकल quantities with the help of fundamental dimensions, मतलब LMT जो हम लोग देखे थे, dimensions is called its dimensional formula. Dimensional formula, ठीक है। ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें स्पीड का, हमसे पूछा गया कि स्पीड का, हमसे गया कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्पीड का क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आप पहले देख लेना जो टेबल बनाया उसमें, लेंथ का है l और टाइम है t, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, mt इनवर्स। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक्सेलरेशन की शॉर्ट लिखने का तरीका है एक्सेलरेशन होता है, अगर आप देखो ध्यान से, तो होता है लेंथ, मतलब बेसिकली ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, आपके साथ पढ़ा होगा। वेलोसिटी में लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम, टाइम कौन है, तो टाइम का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया l अपॉन t का स्क्वायर कैपिटल्स में। तो l लेंथ का डायमेंशन l होता है, टाइम का t होता है, तो उसको लिख सकते हैं lt माइनस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशनल फार्मूला बताइए स्पीड का, तो होगा lt इनवर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो होगा lt माइनस 2। ओके, एक और नया चीज आएगा, और कई बार एग्जाम में आया है, नीट में कई बार आया हुआ ये देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। अगर आपसे पूछे कि डायमेंशन क्या है,
अगर आपसे ये पूछे कि डायमेंशन, तो इसमें लिखेंगे इट इज द पावर ऑफ particular quantity and is termed as dimension of that quantity of that physical quantity. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो कि स्पीड का अगर हम देखें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल की इनवर्स। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो v एल की इनवर्स। तो अगर हम आपसे पूछे बताइए टाइम का डायमेंशन स्पीड में क्या है, क्वेश्चन ठीक से सुने, टाइम का डायमेंशन स्पीड में क्या है, तो टाइम का पावर कितना है, -1। तो आप बोलोगे dimension of time in speed is -1। ओके, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो लेंथ के ऊपर पावर कितना है फ्रेंड, इसके लिए तो 1 है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड इज 1। ये तरीका है लिखने का। ओके, अगर आपसे पूछ दे कि एक्सेलरेशन में टाइम का डायमेंशन क्या है, तो क्या बोलोगे, -2। एक्सेलरेशन में लेंथ का डायमेंशन क्या है दोस्तों, तो बोलोगे 1। ओके, चलिए कुछ चीजों को बना भी लेते हैं फॉर एग्जांपल में। ओके, समय के साथ फ्रेंड्स ये सब आपको याद हो जाएगा, ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो फिजिक्स यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए। सब जैसे मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए। क्वांटिटी ठीक, फिर है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। और अब अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार आप लिख लिए, उसका डायमेंशन बताना कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो लेंथ मास टाइम का तो आप लिखे हुए हैं, हम आगे कुछ करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, बट पढ़ना चाहिए था क्लास 9 में, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स आप यहां कर लें, अगर ये मास इनटू वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम। सपोज करें मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का क्या होता है केजी, यूनिट से लेके आप यूनिट से भी आपको समझ में आ जाएगा। मास का होगा केजी इनटू वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ये तो आपको पता होगा ही। तो अब केजी का क्या होता है, आप देखिए उसमें आगे केजी किसका यूनिट है, मास का, और मास का डायमेंशन नोटेशन क्या है, m, कैपिटल M। तो यहाँ पे केजी की जगह लिखेंगे m। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, l, और सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, दैट इज t इनवर्स, mlt -1। तो यहाँ पे लिखेंगे mlt -1। सिंपल। अब आपसे कोई पूछ दे कि टाइम का डायमेंशन क्या है, तो -1, लेंथ का क्या है 1, m का क्या है 1। फोर्स दोस्तों आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉ से, F बराबर ma होता है। ओके, सो यहाँ पे लिखिए F बराबर m into m। तो m का यूनिट क्या होगा kg, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे पहले kg को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए kg का क्या हो गया m, मीटर का क्या हो गया l, और सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगा t माइनस। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया m l t माइनस। ठीक, उसी तरह वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का निकालने चुके हैं हम लोग। अब जैसे कोई कभी का होता है एरिया, कोई भी एरिया, दुनिया में कोई भी एरिया होगा, कोई भी एरिया, उसका ऐसे यूनिट क्या होगा दोस्तों, वो मीटर स्क्वायर होगा। आप चाहे रेक्टेंगल का लेंथ देख लें,
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है a into b, तो अगेन मीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगेन मीटर का स्क्वायर। तो कोई भी दुनिया में एरिया होगा उसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया मीटर का हो गया l, मीटर किसका यूनिट है लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन क्या है l, तो हो गया l स्क्वायर, जो कि l स्क्वायर। उसी तरीके से अगर कोई वॉल्यूम दुनिया में कोई भी वॉल्यूम होगा, याद से याद कर लें फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए आप। वॉल्यूम 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 दुनिया में कोई भी वॉल्यूम होगा उसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। कोई भी वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्यूब निकाले क्या होता है a क्यूब, मतलब मीटर का क्यूब, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूबॉइड l into b into h, मीटर into मीटर into मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। तो दुनिया में कोई भी वॉल्यूम होगा उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। और मीटर का डिवाइड करते हैं l से डायमेंशन, इट इज l क्यूब, सो इट इज l क्यूब। ओके, और भी आप कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि वर्क आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। वर्क क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये अलग तरीका देख लीजिए। जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mlt-2, आप लिखें mlt-2 इनटू d। अब d क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ठीक है। और मीटर किसका यूनिट है लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, तो m l2 t-2, ये आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां हमारा क्या हो गया m l t-2, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ें इसको और इसको याद रखें, ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी समय के साथ। ओके, सभी को पूछ दे टाइम का डायमेंशन क्या होता है वर्क में, अब पहले डायमेंशन का फॉर्मूला निकाल दें, उसका माइनस लिख दें। ओके, दोस्तों एक तो थर्ड बोले थे आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यहां आप समझ सकते हो क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी which has got its unit but it does not have any dimension, उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो होते हैं ये, जैसे दो होते हैं ये, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसका एक ऐसा यूनिट क्या होगा, हम समझा देंगे आपको क्या होता है आगे, जैसे मेजरमेंट में जाएंगे सब समझ जाएंगे क्या होता है। तो ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, आपको पढ़ी भी होगी रेडियन, ऐसा यूनिट का एंगल रेड, ऐसे लिखते हैं। और इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, मतलब ऐसा ऐसे यूनिट होता है। ओके, अब कुछ पूछ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं, जीरो। ये हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, ठीक है। कुछ बातें नोट में लिख लें आप लोग, नोट में देखिए एरो देखें, जैसे आप जब भी कोई नोट में तो कॉपी के बगल में आप ये नोट लिख लें और ऐसे एरो करके लिखते हैं। तो लिखें कि any quantities may have same unit
same unit may have same unit, but it does not signifies that both quantities are same. For example, अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या न्यूटन मीटर, फोर्स का SI में न्यूटन होता है और D का मीटर। और एक और टर्म होता है दोस्तों, आगे आपको पढ़ोगे टॉर्क। टॉर्क में होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगेन ये देखिए न्यूटन और मीटर आ गया। ठीक है, ये दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन क्या दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है? आंसर है नहीं। टॉर्क अलग चीज है, वर्क अलग चीज है। ओके, ये लिख के फिर नीचे लिखे, फिर एरो देके लिखे। सेम इज द केस विथ डायमेंशन। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन नोटेशन क्या हुआ? डायमेंशन फॉर्मूला m(l2t-2) वहां लिखे थे हम, और इसका भी क्या होगा? m(l2t-2). देखिए दोनों डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो क्या दोनों क्वांटिटी सेम है? आंसर है नहीं। तो इन बातों का फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। एक बार तो फ्रेंड पूछा ये गया कि ओमेगा, आप लोग पता नहीं पढ़े होंगे नहीं पढ़ोगे, बट ओमेगा इज पर एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड रेडियन अपॉन टाइम, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हम आपसे पूछे क्वेश्चन का डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका मतलब रेडियन का कुछ भी नहीं होता है, तो जहां भी डायमेंशनल नोटेशन कुछ भी नहीं होगा वहां 1 लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग वहां 0 दिख रहे थे इसलिए क्योंकि वहां उसका कोई डायमेंशन नहीं था, तो 0 उसका मतलब पावर था, जिसको डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, बट अगर न्यूमेरिकली लिखना चाहते हैं आप, तो उसको 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लेंथ का 0 कर देते, ये 1 ही होगा ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो उसको न्यूमेरिकली अगर लिखना हो तो 1 लिख सकते हैं, जिस किसी का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, सो यहां पे इसका डायमेंशन रेडियन का क्या होता है? 1, कोई डायमेंशन नहीं होता इसका। टाइम का t, तो ये क्या हो गया? t इनवर्स। ठीक है, और जैसे हम आपसे पूछे टाइम पीरियड भी शायद आप जानते होंगे, या फिर ऐसा करो फ्रीक्वेंसी भी आपने पढ़ा होगा साउंड वेव में। फ्रीक्वेंसी ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि ये होता है सेकंड इनवर्स, और इसका भी अगर देखें तो क्या होगा? डायमेंशन 1 अपॉन t और t इनवर्स। क्या दोनों सेम है? जब दोनों का डायमेंशन दोनों सेम है, क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? आंसर है नहीं, ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। ओके, सो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो कि यूनिट एंड डायमेंशन का था, और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, यूनिट्स पढ़ लिए, डायमेंशन पढ़ लिए, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिए, डायमेंशन क्या होगा वो भी हम लोग पढ़ लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। ओके, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। हालांकि इसमें कई सारा फॉर्मूला ऐसा बनेगा जो आप पहले कभी देखे नहीं होंगे, तो ऐसे केसेस में हम लोग ऐसा मान लेंगे कि वो फॉर्मूला सही है, और उसको मान के हम लोग आगे बनाएंगे।
ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।